नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो आज हम लोग अपस्मार निदान या पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कल सामान्य लक्षण देखा था कि अपस्मार किसको होता है। अवर सत्व वाले लोग जो चिंता और शोकग्रस्त होते हैं तो उनको अपस्मार हो जाता है। तो सबसे पहले श्लोक नंबर दूसरा आज देखेंगे। इसमें अपस्मार के पूर्व रूप बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसमें पूर्व रूप में क्योंकि जैसे कि बारिश आने वाली होती है तो बारिश आने के पहले क्या होता है कि बादल छा जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब बारिश आने वाली है। उसी तरह से अपस्मार का पूर्व रूप देख के हमें पता चल जाता है कि अब अपस्मार का वेग आने वाला है। इसमें बोल रहे हैं हृदकंपः शून्यता स्वेदो ध्यानम मूर्छा प्रमूढ़ता निद्रा नाशश तस्मिंश्च भविष्यति भवत्यतः। इसका मतलब यह है कि हृदकंप होता है, पाल्पिटेशन होने लगता है हृदय में। और इसका कीन ऑब्जर्वेशन हो तभी सब समझ आएगा। इसके लिए वैद्य को बहुत ज्यादा पेशेंट देखे हुए होने चाहिए। और क्या होता है कि कुछ खास लोगों में अपस्मार के वेग आते हैं। एक फैमिली में भी हो सकता है, एक जगह के लोगों के में भी हो सकता है।
तो इसमें ऑब्जर्वेशन अच्छा हुआ तभी हमें पता चल पाएगा पूर्व रूपावस्था में, और उसी टाइम पे अगर चिकित्सा कर दिया तो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो हृदकंप है, फिर बोलते हैं हृदय में शून्यता, ऐसा फीलिंग होता है। फिर स्वेदो, पसीना बहुत आता है। फिर चिंता, फिर मूर्छा, मनोमोह होता है। फिर प्रमूढ़ता, इंद्रिय मोह होता है। नींद ना आना, ये सबसे मेन है कि नींद नहीं आ रही है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है। ये अपस्मार के पूर्व रूप रहते हैं। और नीचे ऐसे बता रहे हैं कि स्मृतिर्भूतार्थ विज्ञानम अपस्तत्परिवर्जनम अपस्मारिति प्रोक्तस्ततो अयम व्याधिरंतकृत। इसका मतलब यह है कि स्मृति शब्द का अर्थ पदार्थों का विषय का ज्ञान, और अपशब्द का अर्थ परिवर्जन, उसको रोकना या नष्ट कर देना है। यह रोग स्मृति को नष्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम अपस्मार है। अतः यह शरीर को नष्ट अंत करने वाला है। यह सबसे मेन इन्होंने बता दिया सुश्रुत का रेफरेंस देके। तो हम लोग इसमें टीका क्या लिखा है वह देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि पूर्व रूपम हृदकंप इत्यादि शून्यता हृदयस्यैव ध्यानम जिव्यायनम अत्र मूर्छा मनोमोह प्रमूढ़ता इंद्रियमोह। अपस्मार के पूर्व रूप कहते हैं कि हृदकंप इत्यादि शून्यता शब्द से हृदय की शून्यता का ग्रहण होता है, अर्थात मनुष्य शून्य हृदय सा होकर पड़ा रहता है। ध्यानम अर्थात चिंता सागर में डूबा सा रहता है, तो उसको हमेशा ऐसा चिंता इतना ज्यादा लगता है कि चिंता के सागर में वो डूब गया है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत कोई ना कोई उसको मन में एक बात ऐसी रहती है जो वो सोचते रहता है। उसके बाद में विकृत दृष्टि होकर देर देर तक टक टक देखता रहता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है, एक ही जगह देखते रहेगा। और ऐसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी पेशेंट मैंने देखे हैं जो कंटिन्यू 10-10 घंटे तक एक ही जगह देखते रहे, और वो फिर वो पागल हो गए। लेकिन यहाँ पर अपस्मार में भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इनको फिट्स के झटके आ रहे हैं। मूर्छा मतलब मानसिक मोह, और प्रमूढ़ता इंद्रिय मोह होता है। इसमें टीकाकार बोलते हैं कि अपस्मार की पूर्व रूपावस्था में हृदय में अनियमितता से कंपन हुआ करता है और शून्यता से बनी रहती है। रोगी को पसीने आते रहते हैं और मनुष्य शून्य हृदय होकर ध्यान में डूबा रहता है। मन और इंद्रिया मूर्छिता अवस्था में रहती है। इसके अतिरिक्त निद्रावश भी हो जाया करता है। कभी कभी उसको नींद नहीं आती है, ऐसा भी होता है। मतलब उसको कभी निद्रा नाशस्य ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको ना निद्रावश मतलब वो नींद ही नहीं आती है, रात रात भर जागे रहते हैं। तो मैं सभी लोग को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको फिट्स का प्रॉब्लम था और अर्ली स्टेज में पता चल गया? प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी सर, छोटे बच्चे तो नहीं बता पाते हैं सर, और जो मतलब जो कल का पेशेंट मैंने बताया था वो भी नहीं बता पा रहा था कि उसको क्या होता था। पर एक ना मेरे पास कोरोना के बाद एक पेशेंट आया था, और उसे ये प्रॉब्लम कोरोना में ही स्टार्ट हुई थी, और वो काफी मतलब ओल्ड एज था सर। तो उसको ना ओल्ड एज में स्टार्ट हुए थे ये अपस्मार के झटके। तो उसने मुझे पूरा पूरा डिटेल मैंने उससे लिया था ना, तो वो उसने हर एक चीज मुझे बताई थी। मैंने उसको पूछा भी था कोई स्ट्रेस तो 100% वो स्ट्रेस होगा ही, क्योंकि कोरोना पीरियड में तो सभी लोगों को बहुत बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से स्ट्रेस रहा है। तो पर वो उस समय मुझे बता रहा था कि अभी उसको स्ट्रेस नहीं है, फिर भी वो आ रहे हैं झटके। पर उसका संप्राप्ति तो वहां पे स्टार्ट हो गया था सर 3 साल पहले। तो उसने मुझे बताया था कि वो अगर सोफे पे बैठा है, टीवी भी देख रहा है, कुछ खा भी रहा है ना, मतलब कोई भी चीज कर रहा है, तो उसको ऐसे समझ जाता था, पूरा सुन हो जाता था वो अंदर से। उसके हाथ पूरे ऐसे लगता था कि अभी जकड़ गए हैं। और वो धीरे 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 अगर वो खड़ा है ना, तो धीरे धीरे करके स्लोली बैठता था, धड़ाम से गिरता नहीं था, वो एकदम स्लोली गिरता था। अगर वो सोफे पे बैठा है तो वहां पे वो एकदम से मुंडी पीछे डाल के वो लेट जाता था पूरा ऐसे। मतलब उसको समझता था कि अभी मुझे झटका आने वाला है। और उसके फैमिली में भी मैंने उसकी वाइफ को बोल बोल के रखा था कि नहीं, बोले वो ये कंट्रोल होता है बोले उनका, कि वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक जगह पे बैठ जाते हैं, या फिर एक तरफ कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, या फिर जो भी हाथ में चीज है वो रख देते हैं और शांति से बैठ जाते हैं, तो समझ में आ जाता है बोले। और उनको ये सर मतलब रोज एक फिट आती ही थी। उन्होंने इप्टॉइन करके इप्टॉइन स्टार्ट की थी, पर उसके फायदा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो मेरे पास आए थे सर। वो दूसरे सिटी का पेशेंट था, इसलिए मुझे फिर उसका फॉलो अप नहीं मिल पाया। पर मैंने देखा हुआ है सर ऐसे पेशेंट। जी सर। जी मेरी बहन का खुद का बच्चा को भी फिट्स आ रहे थे जब 2 साल का था।
तो पता चला ना कि आजकल की माताएं होती है ना, उनको लगता है कि हमारा बच्चा हाईटेक होना चाहिए। तो ना मेरी बहन के बच्चे को ना मोबाइल दे दिया और दिन रात मोबाइल देखते रहता था, मोबाइल में गेम। आजकल है ना ऐसा कि माँ को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़ना चाहिए, मोबाइल में सब आना चाहिए। तो वो मोबाइल गेम खेल-खेल के उसका दिमाग में कंटिन्यू चलते रहता था, दिन रात। तो उसको फिट्स आने लगे। फिर वहाँ दिल्ली में दिखाया एम्स में, तो वो लोगों ने फिट्स की दवाई शुरू कर दी एप्टोइन। तो मैंने हेतु निकाला, तो पता चला कि मोबाइल का ओवर यूज़ हो रहा है। तो एकदम मना किया कि मोबाइल नहीं, हाथ नहीं लगाना है। तो फिर कंट्रोल हो गया, तो फिर वो हेतु बंद किया ना, तो ये फिट्स भी बंद हो गया। ऐसे मैंने यहाँ पर भी अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि जो बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, दिन रात जो गेम खेलते हैं, उनका दिमाग में कंटिन्यू में वही चलते रहता है और फिर फिट्स आता है। जो रात्रि जागरण बोला है ना कि नींद ना आना, किसी ना किसी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो ये पुनरूपावस्था रहती है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अपस्मार के पेशेंट जो रहते हैं ना, उनको आप लोग डायग्नोस कर देंगे ना, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। इसमें दोषों के हिसाब से डायग्नोसिस होता है। 4 ही टाइप का बताया, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इसमें ऐसा और ना कृमि के वजह से भी होते हैं। बहुत सारे मैंने जमदग्नि सर के क्लिनिक में देखे हैं पेशेंट कि कृमि बहुत पेट में थे बच्चों के, और उनको फिट्स आ रहे थे। तो फिर सर ने कृमि ने दवाइयां दी, डायग्नोसिस परफेक्ट था। कृमि की चिकित्सा की तो अपने आप अपस्मार भी ठीक हो गया। उसके लिए करंज तेल और चूना का पानी, उसका बस्ती दिया। कभी-कभी उन्होंने डिस्टिल वाटर और करंज का तेल इसको मिक्स करके बस्ती दिया, और वो देते ही फिर बहुत सारे ये कीड़े निकले और फिर वो फिट्स आना बंद हो गया। इसमें ऐसे वातज अपस्मार के लक्षण बता रहे हैं कि कंपते प्रदेश दंतान फेनोद्वामी श्वसत्यपि परुषारुण कृष्णानी पश्चिद रूपाणी चानिलात। मतलब इसमें देह कांपने लगता है, कंपन होने लगता है, वातज है तो दांत कटकटाता है, मुंह से फेन गिरता है, श्वास का वेग बढ़ जाता है, कर्कश और लाल या काले रंग के रूप दिखाई देते हैं। पेशेंट ऐसे बोलता है कि मुझे रेड दिख रहा है, मुझे काला रंग का दिखता है। ये लक्षण वातिक अपस्मार के हैं। मुंह से झाग झाग बहुत आता है, दांत कटकटाता है, श्वास का वेग बढ़ जाता है। ये तो कॉमनली बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। एक तो मैंने पेशेंट को देखा था कि 10 मिनट तक उसको अपस्मार के झटके आ रहे थे। आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं ना एक ग्रुप में वो अपस्मार के मेरे पेशेंट का जो वीडियो है ना, वो मैं डाल देता हूँ। आप लोग देखिए कि अपस्मार किस तरह से आता है। मेरे जो बांग्लादेश का जो पेशेंट है ना, उनके बच्चे का जो फिट्स आता था शुरुआत में, वो मैं वीडियो भेजता हूँ आपको। और पवन जी, आप कुछ बताएंगे? आपने अपस्मार के पेशेंट देखे हैं तो कैसे रहे सिम्टम्स? हाँ सर, देखते हैं उसमें सर फर्स्ट इसमें 4 स्टेजेस होती है बेसिकली अपस्मार वाले पेशेंट में, जो प्रेजेंटेशन रहती है। और सबसे पहले तो सर ओरा बोलते हैं उसको। ओरा में क्या होता है, पेशेंट को दिखने लग जाता है, उसमें ओरा ही बताता है पेशेंट हमें। जैसे हम वातज, पित्तज और कफज देखने पूछते हैं ना पेशेंट को, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अभी जो मैं करता हूँ उसमें मैं मरीज को पूछता हूँ, जब पेशेंट ना विश्राम की अवस्था में आ जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, आपको कैसे कैसे फील होता है। पेशेंट बोलता है सर जैसे मेरे को आंखों के आगे काला काला हुआ ऐसा, और चक्कर से आने लग गए, आंखों के आगे ऐसे पीला पीला देखने लग गया, और एकदम फिर वो बेहोशी में चला जाता है। इसमें उसको तो ओरा बोलते हैं सर। दूसरी जो स्टेज होती है इसमें उसको टॉनिक फेज बोलते हैं हम। टॉनिक फेज, या जिसमें टॉनिक फेज में उसमें क्या होता है, उसमें एकदम से सडन दौरा पड़ने के बाद झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट। और थर्ड फिर जैसे 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, अकॉर्डिंग सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद फिर उसकी आ जाती है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज में जो मसल्स में रिजिडिटी हुई है या जो इनवॉलंटरी मूवमेंट हुए धीरे धीरे सेट होने लग जाती है, उस फेज को कहते हैं क्लोनिक फेज। और जो फिर बिल्कुल एकदम शांत सा हो जाता है पेशेंट, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। वो स्टेज में पेशेंट वैसे रहता तो थोड़ा गफलत में है, फिर वो शांत हो जाता है। उसका मतलब
आ जाता है, कॉन्शियस रिगेन हो जाता है। या फिर जैसे पोस्ट इक्टल फेज भी बोलते हैं। पोस्ट इक्टल फेज में क्या होता है, जैसे पेशेंट कई बार आया, उसको दौरा पड़ा, दौरा पड़ने के बाद वो इरिवेलेंट टॉक करने लग जाता है, उसको पता नहीं रहता काफी देर तक। हमें जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को क्या हुआ था, या कोई बाहर से उठा के लाया जी, ये सड़क के ऊपर लेटा पड़ा था और ऐसे लोगों ने बताया बेहोश हो गया, और इसका पेशाब भी निकला हुआ था कपड़ों में और जीभ भी उसकी कटी हुई थी। और जब हमारे पास आता है तो वो इरिवेलेंट टॉक वगैरह करता है, उस फेज को बोलते हैं पोस्ट इक्टल फेज, हमें पता लग जाता है। और सर पित्तज वाले मैंने अभी देखा है सर, पित्तज वाले का जो फैन होता है ना, मुंह से झाग होती है, वो पीला पीला ही रहता है। एक दो पे तो मैंने वातज और पित्तज को तो करा डायग्नोसिस, उसमें जो, और उसका फेस भी पीला पीला हो जाता है। और वातज वाले का थोड़ा सा कलर भी ब्लैक से कलर का रहता है, और उसको झटके भी बहुत तेज वाले आते हैं, और वो चलता भी थोड़ा लंबे टाइम तक है। पित्तज वाला इतने लंबे टाइम तक नहीं चलता सर। ये दो का तो मैंने डायग्नोसिस करा है जी। आप लोग ग्रुप में देखिए, मैंने 2 वीडियो डाले हैं वो पेशेंट के, किस तरह से झटके आते हैं। जिसने नहीं देखे हैं अपस्मार के पेशेंट, देख लीजिए। और वो भी गौ मांस खाने की वजह से आ रहा था, उसका हेतु ये निकला, और जब वो बंद किया तो उसके झटके बंद हो गए। हमने मना करा था ना सर उसको, फिर वो चिल्ला वही रहा वही था, बंद करा हाँ, दिया। वो मैंने ही बोला था उसको, मैंने आपने ही कही बोला था। हाँ हाँ जी सर ये बंद करो। हाँ। अभी उन्होंने बकरीद में फिर से खिला दिया था, क्योंकि कुर्बानी होती है, और वो बोलते हैं कि 7 कुर्बानी होती है एक गाय में, खिला दिया, फिर उस दिन भी झटकाया था। अब उसको सही से समझ में आ गया होगा, ऐसा करने से ऐसे होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्रसाद होता है अल्लाह का, और फिर से देखिए उसी दिन जिस दिन बकरीद था, गाय का मांस खाया और उस दिन झटकाया। तो आप लोग देखिए, फिर आप लोग को समझ आ जाएगा कि किस तरह से झटके आते हैं, और हेतु यही है, गाय का मांस। संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, जब बोलते हैं ना, निदान परिवर्जन ही सबसे बड़ा संक्षेप में क्रिया योग रहता है। जो लोग नहीं मानते हैं उनको फिर बीमारी फिर से हो जाता है। आप लोग ने और पेशेंट देखे हैं तो बता सकते हैं, यहाँ पर तो सबके लिए ओपन है, नहीं तो हम पित्तज अपस्मार पढ़ते हैं। 4 नंबर का श्लोक देखिए, पित्तज ये तो सर रोड पे भी कितने सारे, हर किसी डॉक्टर ने देखा होगा ऐसा, कोई मैं तो मानता नहीं कि ऐसा कोई ऐसा डॉक्टर होगा जिसको ये तो लोगों को, लेमन को भी पता होता है भी, ये दौरा मिर्गी का दौरा है। सड़क पे भी हमें कितने सारे पेशेंट गिरे हुए मिल जाते हैं, जैसे हाँ। बस स्टैंड पे और इधर उधर, हम्म, तो बहुत सारे पेशेंट है। जी। देखा है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम पित्तज अपस्मार के लक्षण देखते हैं। 4 नंबर का श्लोक, इसमें बोल रहे हैं कि पीत फेनांग वक्त्राक्ष पित्ता से रूप दर्शक सतृष्णोष्ण नल व्याप्त लोक दर्शी पैत्तिक। मतलब पैत्तिक अपस्मार में पीला फेन गिरता है, देह मुंह और नेत्र पीले पड़ जाते हैं। रोगी सब वस्तुओं को पीली या लाल रंग की देखता है, प्यास और दाह होती है, सब पदार्थों में आग सी लगी हुई दिखता है। मतलब उसको पीला 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 सब दिख रहा है, और बॉडी भी उसका पीला पड़ जाता है पित्त की वजह से। टीकाकार बोलते हैं कि पैत्तिक लक्षणा माह पित्तेत्यादि पित्ताश्रिक रूप दर्शक इति पित्त लोहित वर्ण समस्त वस्तुदर्शी सतृष्णेत्यादि सतृष्ण श्वासवुष्णश्चेति सतृष्णोष्ण सतृष्णोष्णश्चावसन व्याप्त लोकदर्शी चेति समासः। मतलब पैत्तिक अपस्मार के लक्षण कहते हैं पित्तेत्यादि पित्ताश्रिक रूप दर्शक, अर्थात पित्ता अपस्मार में रोगी को प्रत्येक पदार्थ पीले और लाल वर्ण के दिखते हैं। सतृष्णोष्ण, रोगी तृष्णा से पीड़ित रहता है और गर्मी से फूका सा जाता है, और अथवा जहां तक उसकी दृष्टि पहुंचती है आग ही आग लगी रहती है, और सारा संसार जलता हुआ दिखाई पड़ता है। पित्तज अपस्मार में रोगी के मुख में से पीले पीले झाग निकलते हैं, सारा शरीर पीला पड़ जाता है, और मुख और नेत्र भी पीले पड़ जाते हैं। इसका यह प्रभाव पड़ता है कि प्रत्येक रूपधारी वस्तु पीली और लाल ही दिखाई देती है। रोगी तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होता है। रोगी की गात्र उष्णता के कारण अत्यंत उष्ण रहता है, और छूने से भी उसका शरीर उष्ण प्रतीत होता है। इस प्रचंड पित्त के प्रकोप के कारण रोगी को सब कुछ जलता हुआ ही प्रतीत होता है। अभी आप लोगों ने ऐसे देखे हैं पित्त वाले पेशेंट? अगर देखे हैं तो बताइए, या सुना होगा।
अंजना मैम, वंदना मैम, मोनिका मैम, कुछ देखे तो बताइए। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। प्रणाम सर। तो पेशेंट्स तो देखे ही रहते हैं सर ये, लेकिन इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन करना अभी अब करेंगे सर, डिफरेंशिएट जो पेशेंट देखेंगे, क्योंकि ऐसा इतना ये नहीं है कि पीला झा गया ये ऐसे वाला, अभी थोड़ा और अच्छे से देख के बताएंगे। जी। बाकी पेशेंट्स तो था, एक पेशेंट अभी हमारा ठीक भी हुआ है सर, उसको भी ऐसे ही बच्चा है वो 12-13 साल का, उसको ऐसे ही फिट्स आते थे, तो उसको ये शिरोधारा, पंचगव्य घृत और कल्याण घृत, वराविशालादि कषायम ये सब दिया था सर, मानस मित्र वटक वगैरह, अभी काफी ठीक है सर वो बच्चा। और जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट रहते हैं ना, ब्रेन में ट्यूमर रहते हैं, उनको भी ग्लियोमा वगैरह जो रहते हैं ना, उनको भी फिट्स आते हैं। तो एक डॉक्टर पूजा वर्मा आई थी ना, जयपुर की NIA की डॉक्टर, उनके पेशेंट को अभी भी फिट्स आ रहे हैं। अब दिन में एक बार तो आ ही जाता है। वैजी एक व्हाट्सएप आया। नमस्ते वैजी। हाँ व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ शेयर किए ना आपने ही करी है, हाँ। तो नीचे जो है जिसके ब्राउज जो है वो फड़क रहे हैं, तो वो वातिक में आएगा ना? अच्छा, मैं देखता हूँ, डॉक्टर रवि सर ने भेजा है। हाँ, ये पेशेंट काफी इस तरीके का, मतलब ये पित्तज अपस्मार में तो एकदम हाथ पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगेगा कि हाँ। अरे सब लाल हो गया, अरे सब लाल हो गया, प्यास लग रही है। मतलब इतना उससे हम लोगों ने उस समय नहीं देखा था कि मेरे पास है मैम अभी पित्तज पेशेंट चल रही है, पित्तज अपस्मार वाली, उसको यही होता है, उसका प्रकृति भी पित्त टाइप है और वो ये अपस्मार नहीं है, ये तो केवल फड़कन हो रही है ना उसको, ये तो नॉर्मल बैठी है। नहीं, ये वात वात का दोष मानेंगे ना इसको। हाँ, इसको तो हम ट्विचिंग बोलेंगे ना, वो फड़कन हो रही है बस। तो इसमें वैजी मतलब अगर हम इस पेशेंट इसमें को नस से देना पड़ेगा। नस से देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, नस और ग्लूकोन करने से। लेकिन ये अपस्मार नहीं है उसको, ये जो हो रहा है नस नहीं नहीं पचपन पड़कन बोलते हैं। कभी कभी आईलिड्स पर भी होती है, ब्रोज पर होती है, या बॉडी के किसी भी पार्ट पर ऐसे फड़कन होती है। ये मसल इनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे लगता है। मसल फैसिकुलेशन। हाँ, आप पवन सर बताइए। फैसिकुलेशन। हाँ, मैं जो पित्तज अपस्मार वाली चल रही है मैम, मेरे पास एक पेशेंट है, उसका जो हेतु भी यही रहता है, जो चरपरे उल्टे सीधे तली चीजें खाना, और उसका प्रकृति भी पित्त टाइप का ही है, वो पतली है और उसको यही होती है, पहले पेट में जलन से होता है और घबराहट होने लग जाती है। जिस दिन गर्मी ज्यादा होती है ना, या वो गर्मी में ज्यादा जाती है, तो उस दिन उसको होता है, या गर्मी ज्यादा फील करती है। और उसके बाद फिर उसको मैं पूछा था, मैंने उसी का ही डायग्नोसिस करा था पित्तज वाला, तो उसमें वो यही बताती थी मेरे को, बिल्कुल एकदम पीला पीला सारा कुछ दिखने को लग जाता है। एक बार मेरे हॉस्पिटल में ही हुआ था, उसका बिल्कुल पीली हो गई थी वो, और उसका जो फ्रोथिंग डिस्चार्ज था ना, वो भी येलोइश कलर का था जी। तो फिर मैं उसको पैथिक में डाला। अच्छा, एक डॉक्टर स्मिता देशमुखी मैम, आप कल बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई थी। स्मिता मैम, 1 मिनट है सर। हाँ, कल आपने हैंड रेज भी किया था लेकिन आपका अनम्यूट नहीं हो रहा था। और वो सर बोल रहे थे ना, टंकन बच्चों को दिया तो प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे वो मैम से पूछना था कि उनको क्या दिखे थे सिम्टम बच्चों में, कौन सी ये मैम? पूछना था। कौन सी वो मैम? किसी ने बोला था ना, मुझे नाम याद नहीं है वो मैम का, टंकन ज्यादा मत दो। हमने बोला था सर कि टंकन छोटे बच्चों में नहीं देना चाहिए। मुझे पूछना था कि उन्हें क्या लक्षण दिखे कि वो ज्यादा नहीं दे। किसने बोला था? मुझे तो याद नहीं। हाँ, पूजा मैम ने बोला था सर। वो फिर शाम को आएंगी, अभी वो सो रही होंगी। हाँ जी, वो अभी आएंगी तब वो बताएंगी। ओके सर, ठीक है। और किसी को बताना है अपस्मार के पेशेंट का, बताइए। सर मेरा एक स्टाफ था, मतलब मैं ड्यूटी पे थी, और वो एक्चुअली ना हमारे सर के 2-3 ऑफिसेस थे, तो उसका टेबल भी हमारे पास में ही रखा था। एक्चुअली वो मेरा नहीं स्टाफ था, पर मेरे सर का स्टाफ था, तो हमारे ही सेंटर पे बैठता था, लॉटरी का सेंटर था। तो
सर वो एक दिन ना मैंने खाना खाया और खाना खा के मेरा केबिन था पूरा पूरा मतलब दरवाजा वगैरह भी था तो पूरा अंदर ही बैठती थी मैंने खाना खाया फिर वापस आई तो थोड़ी देर में ना गिर गया नीचे, मुझे धड़ाम से आवाज आई। मैं गई, कोई भी नहीं था ऊपर, अकेली मैं थी और वो था, मुझे पता नहीं था उसको झटके आते हैं तो कैसे मैनेज करूं मुझे समझ भी नहीं रहा था सर। पर इतना ये था कि उसको मुझे कुछ ना कुछ स्टेबल करना है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक लकड़े की मेरे पास मतलब स्केल थी तो बस मुझे लग रहा था वो लॉक कर रहा है उसका मुंह, तो मैंने कोशिश की खाली कि उसका मुंह लॉक नहीं हो पाया, थोड़ा सा वो लकड़े की स्केल मैंने उसके मुंह में डाल के उसको ओपन करने की, जैसे मैंने उसको ओपन किया ना सर वो फिर नॉर्मल हो गया था। मतलब मैंने फिर उसको पूछा तो बोले नवरात्र का फास्टिंग चल रहा था तब, तो उसको वो बोला मुझे कि मुझे हर फास्टिंग में ऐसे होता है। मैंने फिर पूछा कि मुझे कोई मेडिसिन चल रही है क्या, तो बोला नहीं कोई मेडिसिन तो मैं लेता नहीं, बस फास्टिंग करता हूँ तो मुझे ये होता है। तो सर कैसे वातज में डालेंगे फिर कि बहुत मतलब वो बिल्कुल पानी पे रहता था सर 9 दिन पूरे, और 4 से 5 किलो वेट लॉस करता था वो हर फास्टिंग में। जी मैम, वो उल्लंघन करने से ना वायु का ज्यादा प्रकोप होगा ना उसको। हाँ वो बोलता था कि हर साल में एक बार तो ऐसे होता ही है। मैंने बोला अगर बोल के रखता था तो मुझे समझ में आता था कि मुझे क्या करना है, बोल के भी नहीं रखा था। फिर उसके थोड़े सिर पे पानी वगैरह डाला, फिर उसको नॉर्मल किया, वो पूरा नॉर्मल हो गया था बिल्कुल शाम तक। वो एकदम ऐसे लगा ही नहीं मुझे कि इसको झटका आया था, एकदम नॉर्मल हो गया था वो। इसमें मैम जैसे हमारे पास कई बार हम देख भी लेते हैं ना पेशेंट को, कोई ऐसा पेशेंट गिरा हुआ मिल जाए, सबसे पहले जो हमें ना कई लोग तो ना उसके साइड में पूरा घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल करें, पहले तो उसका झाग टेढ़ा कर दे पेशेंट को, ताकि उसका झाग अंदर ना जाए, और झाग अंदर जाके क्या हो जाएगा वो ट्रेकिया में जाएगा तो एस्पिरेशन हो जाएगा। दूसरा, कई बार हम कोशिश करते हैं इसका चम्मच से या किसी चीज से दांत खोलने का, वो कभी नहीं करना चाहिए, उसमें इंजरी हो जाती है और कई बार टूथ भी ब्रेक हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बस पेशेंट को हवा में लेके जाओ, उसके कपड़े ढीले कर दो और पेशेंट का मुंह नीचे कर दो, और अगर उसकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो तो उसका एयर ट्रैक सही से करें। ऐसा हमें करना चाहिए। और कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। वो पानी डालने से भी अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। मुंह के अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर पानी डालेंगे तो निमोनिया हो जाएगा सीधा। जो भी मटेरियल हम डालेंगे वो अंदर ना जाके तो सीधा लंग्स में जाएगा। तो सर वो यही लॉक हो जाता है, वो लॉक हो जाता था तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है मैम? लॉक हो गया तो सांस तो हमारे नाक से ही आना ना। सर मुंह से थोड़ी डालते ना सर पानी, ऐसे फेस पे छिड़कते हैं। हाँ सर नहीं, वैसे ही बहुत सारे मतलब लोग डालते हैं, आपको पता नहीं है। चम्मच के साथ, चम्मच जबरदस्ती चम्मच के साथ डालना स्टार्ट कर देते हैं नहीं गांव नहीं, में। चम्मच सिर्फ इसलिए डालते सर कि लॉक ना हो जाए। लॉक नहीं हो जाए बस इसके लिए। हाँ, और सिर पानी पे तो नहीं डालते सर, सर मैम सिर्फ छिड़कते। जब तक स्पास्टिक मूवमेंट रहती है तब तक लॉक रहता है, वो परमानेंटली लॉक थोड़ी हो जाएगा। पर वो मैंने मैंने तो देखा सर मैंने तो लॉक कभी थोड़ी ऐसा देखा नहीं किसी को परमानेंटली लॉक हो गया और आपने चम्मच के साथ खोल दिया या किसी, ऐसा नहीं होता जब तक पवन बॉस जी मैम ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि लॉक जो हो जाता है उसकी वजह से टंग बाइट ना कर ले, पूरी जीभ ही काट डाले, तो इस वजह से चम्मच टंग बाइट हाँ, टंग बाइट तो सर जैसे टंग बाइट हो गया पेशेंट को, वो तो वैसे भी लॉक खुला ही रहता, थोड़ा टंग नीचे आएगी तो उसके नीचे उस हिसाब से कुछ ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई वो इसके जैसे एपिलेप्सी के जो क्लिनिकल फीचर्स ही हैं, जिसमें यूरिनेशन, डिफिकेशन, टंग बाइट, हेड इंजरी, और टंग बाइट इस तरीके की इतनी सीवियर होती है टोनिक क्लोनिक फीवर में, पूरा कट फट जाती है। हाँ वो कट क्या पूरी अलग हो जाती है। ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें पूरी अलग हो जाती है, इतनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो उसको बचाने के लिए उनमें कुछ इस तरीके का विधान करते हैं कि उनका मुंह जो है इस तरीके से हम मैनेज करें कि जिससे टंग इनके बीच में ना आए, ये रहता है। सर वो दांत तो क्लिंच होने के बीच में, टंग कटनी तो पहली एपिसोड में ही कट जाती है। अगर हाँ ये भी है, आप सही कह रहे हैं, ये भी है। इसमें
पूरा सुन नहीं पाई सर। इसके अंदर बीच में कुछ गैग या कुछ ऐसे स्पून, मतलब पहले जैसे ही पूर्ण रूप होते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि ये होने वाला है, तो लगा देते हैं कुछ उसके बीच में कि कपड़ा जिससे वगैरह रख सकते हैं, बेहतर है जी कि जी कपड़ा उपड़ा रख सॉफ्ट, दें, हाँ हाँ सॉफ्ट कुछ। टैम्पोन टाइप का। इतना टाइम तो होता ही नहीं है सर इसे देखने, मतलब ऐसा पेशेंट है सडन एकदम हुआ। एक चीज और भी है बॉस, कौन बॉस, इसका सीजर्स का या एपिलेप्सी का तो आरा आता है, आरा कोविड है, माइल्ड कोविड है। हाँ, आरा और आता है, पता तो पहले चल जाता है, पेशेंट को तो चल जाता है। पेशेंट को कई बार हमें भी पता लग जाता है, पेशेंट बोल भी देता है कई बार। मेरे पास पीछे अभी ट्यूमर का पेशेंट था और उसको ब्रेन में ट्यूमर था, तो उसको हुआ तो हॉस्पिटल में मैं बैठा था, वर्क कर रहा था। उसने मेरे को बोला डॉक्टर साहब मेरे को अभी होने वाला है। मैंने फिर उसको आराम से लटा दिया और वो उसका था ही एक बस 5-10 सेकंड का, 20 सेकंड का होगा मुश्किल से, उसके बाद वो ठीक हो गया। ऐसे पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा जो जगमगाती हुई रोशनी, स्पार्कलिंग लाइट्स के नजदीक ना जाएं, उनको देख के आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज बढ़ेंगी और आपको सीजर्स डेवलप हो जाएंगे। दूसरा, हाँ दूसरा उनको बोला जाता है कि कभी भी नदी नालों के किनारे, कभी पहाड़ के किनारे आप इस तरीके से अकेले न चलें, सीजर्स हुए और आप नदी में गिर गए, है ना। तो ये सब चीजें बिल्कुल सर, वो और दरवाजा बंद करके भी नहाना नहीं चाहिए, कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, कभी ऐसे पेशेंट को अकेला बाइक नहीं चलानी चाहिए। और बाइक तो बिल्कुल भी वो मना, गाड़ी या बाइक बिल्कुल भी मना कर देना चाहिए, और दरवाजा बंद करके भी कभी नहीं नहाना चाहिए। और अकेला को ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चा है तो जाए कहीं पे अकेला जा रहा है तो किसी को, जब शुरू शुरू में सर एपिसोड होते हैं ना, कंटिन्यूस एपिसोड आते हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेड इंजरी होने का इसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते बिल्कुल, हैं। हाँ जैसे ये जैसे जितने भी एपिलेप्सी के केसेस होते हैं जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं एपिलेप्सी के लिए रूल आउट करते हैं, ये 4 क्वेश्चन पूछ के कि भाई यूरिनेशन, कपड़ों में पेशाब या लैट्रिन हुआ था क्या, क्योंकि उसके सारे अनकॉन्शियसनेस के समय उसके सारे के सारे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट जिनको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उन पे अपना नियंत्रण ही नहीं रह जाता, तो कपड़ों में ही पेशाब या स्टूल हो जाता है। इसके बाद यूरिनेशन, डिफिकेशन, टंग बाइट, हेड इंजरी। टंग बाइट एक बहुत बड़ा टॉनिक क्लोनिक सीजर्स का होता है कि जीभ आ गई अगर बीच में एनी हाउ, तो ये टंग बाइट कर लेता है। हेड इंजरी मतलब सर में चोट लग गई, एक कोई पहले से ही ऐसा कारण जनरेटेड है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन के बिगड़े हुए हैं, और दूसरा कारण और हेड इंजरी के द्वारा और क्रिएट हो जाए तो वो एक पैनिक सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अच्छा, इसका हम अगर जो अब आयुर्वेद के हिसाब से अभी चर्चा चली रही है कि वातज पित्तज कफज में हम लोगों को क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो जैसे हम लोग अष्टविध रोगी परीक्षा में दर्शन स्पर्शन, वो नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्दम स्पर्शम दृगाकृति, ये हमारी अष्टविध रोगी परीक्षा है। तो इसमें इस अष्टविध परीक्षा के हिसाब से इनकी नाड़ी कैसी रहेगी, जैसे वात में कैसी होती है, वक्र, उत्प्लुत और मंद। वात में वक्र, उत्प्लुत पित्त में और मंद रहती है कफ में। नाड़ी मूत्रम, मूत्र का रंग, वात में हल्का सा अरुण वर्ण, पित्त में पीत वर्ण और कफ में थोड़ा सा सफेदी लिया हुआ होगा। नाड़ी मूत्रम मलम, मल कैसा होगा, मल की भी वही है बिट कि वात में एक तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड भी टाइप का होगा, उसका कलर थोड़ा अरुण वर्ण का होगा। और पित्त में आपका वही पीत वर्ण का होगा, और कफ में आपका थोड़ा सा वाइट कलर का रहेगा मल। अच्छा, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा, जिह्वा का कलर, वात में कलर और स्वाद भी, वात में जो आपकी जिह्वा का कलर थोड़ा सा अरुण वर्ण का रहेगा, और पित्त में पीत वर्ण का रहेगा, कफ में थोड़ा सा
सफेदी लिए हुए जैसे आमद जिह्वा होती है। इसके अलावा जिह्वा का स्वाद में अंतर, तो स्वाद में क्या होगा कि स्वाद कफ में जो जाएगा वो थोड़ा सा मीठापन रहेगा, पित्त में कड़वापन रहेगा या अम्लता रहेगी, क्योंकि नॉर्मल पित्त का जो स्वाद होता है वो अम्ल रस होता है और विदाही पित्त कटु रस का होता है। तो नॉर्मल पित्त वाला हम अगर समझे तो अम्ल रस का रहेगा। ऐसे ही वातज में आते हैं तो हम लोग वातज में थोड़ा सा कटुता टाइप की रहती है इसमें। नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा। इसके अलावा कफज में और जो लक्षण जैसे हमारा मुंह में पानी, लाला स्राव आता है, प्रसेक होता है। पित्त में वो कालापन होता है, वो कटुता होती है। और वात में पित्त में अम्लता होती है और वात में कटुता टाइप की होती है। अच्छा, नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा। शब्दम, शब्द, शब्द कैसे रहेंगे? शब्द, इसमें हम शब्द का हम लोग इसको ऑस्कल्टेट करके अगर जो देखना चाहें या इस एरिया को ऑस्कल्टेट हम नहीं कर सकते तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। स्पर्शनम, स्पर्श भी इस एरिया को हमारा ओपन आइज से संभव नहीं है। दगाकृति, देखना भी ब्रेन के इस एपिलेप्टिक फोकल लीजन को देखना भी संभव नहीं है। तो इन चीजों के आधार पे ये इतनी चीजें निकल के आती हैं कि हमारा वात पित्त कफ का अलग अलग क्या सिम्टम इसमें, क्या साइंस इसमें एपिलेप्सी में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा करके दूसरा, ब्रेन के अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस का डिस्कशन हम लोगों ने कल किया था। तो फंक्शंस का डिस्कशन करने के बाद में ये सीजर्स के जो अदर और काजेज जो हो सकते हैं वो उस पे भी डिपेंड करते हैं कि ये फोकल लीजन कहाँ पे या डेवलप हो रहा है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग ये आती है निकल के कि ये हमारे सीजर्स के जो टाइप होते हैं, एक तो टोनिक क्लोनिक ग्रांडमा एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, दूसरा एक टाइप होता है पेटिटमा एपिलेप्सी। ग्रांडमा एंड पेटिटमा। ग्रांडमा में जैसे अभी हम लोग अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वो तो ग्रांडमा की चर्चा कर रहे थे, जैसे टोनिक क्लोनिक टाइप ऑफ सीजर्स बोलेंगे। एपिलेप्सी भी इसी का एक पार्ट है। तो दूसरा टाइप का जो सीजर होता है वो पेटिटमा एपिलेप्सी होती है और वो नॉर्मली आए दिन आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी अदर डिसीजेस के साथ में कि ये पेटिटमा एपिलेप्सी है या कोई और चीज तो नहीं है। हम लोग चलेंगे फिरेंगे, चलते फिरते चलने फिरने के दौरान ही 5 सेकंड 30 सेकंड का ऐसा दौर आएगा जिस दौर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ भूल भाल जाते हैं। मतलब ब्रेन का जो कांटेक्ट है भूल बॉडी से ब्रेकअप हो गया। तो उस एपिलेप्सी को पेटिटमा एपिलेप्सी कहते हैं, जहाँ पे टोनिक क्लोनिक टाइप के सीजर आते नहीं हैं। ये इतना। पवन बॉस कंटिन्यू करें। इसमें सर ना कई पेटिटमल तो बोलते हैं हम एब्सेंस सीजर को, जैसे डिफरेंट टाइप की रहती है ना। एब्सेंस सीजर जैसे आपने बताया, पता ही नहीं लगता, पेशेंट 1 मिनट के लिए अनकॉन्शियस हुआ या अपनी शुद्ध बुद्ध खो गया या पेशेंट का एकदम सीधा टकटकी लगा के इधर उधर देखता रहा, उसमें मसल की इन्वॉल्वमेंट कम रहती है। जी जी। और ये ग्रैंडमल एपिलेप्सी, इसमें वो क्या रहता है जैसे GTCS बोलते हैं, जिसमें ब्रेन का काफी सारा पार्ट, उसमें मसल मूवमेंट ज्यादा रहती है। गिला-बारी सिंड्रोम, गुइलेन बार। जी। इसमें कई टाइप होते हैं, टोनिक क्लोनिक होता है, मायोक्लोनिक सीजर होता है, क्लोनिक होता है, ये सब अलग अलग टाइप के इसमें रहते हैं। बस यहाँ पे हमें आयुर्वेद में तो मोटा मोटा ये देखने को मिलता है भाई, एक फोकल, जैसे भाई फोकल सीजर है, जनरलाइज सीजर है या पेटिटमल एपिलेप्सी वाला, जिसमें कोई भी झटका वटका नहीं आता। फोकल में एक साइड का हिस्सा हिलता है
एक साइड की मूवमेंट होती है, और जनरल टॉनिक क्लोनिक में जीटीसीएस में पूरी बॉडी के झटके आते हैं, पूरी हर पार्ट के लिम्ब के झटके आते हैं। बस यही 2 ही पार्ट याद कर ले, ज्यादा मोटा मोटा नहीं भाई ये जीटीसीएस का कौन सा पार्ट है, ये उसका जो पार्ट है पेटिटमल एपिलेप्सी का पार्ट है या फिर उसका पार्ट है। नहीं, जीटीसीएस कह रहे हैं कि जीबीएस कह रहे हैं? जीटीसीएस जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजन ओके ओके। हाँ, बस 2 ही पार्ट इसके याद कर ले भाई, ये वेदर इट इज जीबीएस तो अलग होता है, जीबीएस तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना। जीबीएस गिलाबारी सिंड्रोम है, तो उसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है। वो गुलियन बारिश दैट्स नॉट अपस्मार ना, वो अपस्मार में नहीं आता सर। नहीं, वो अपस्मार में। जीटीसीएस की बात करें मैम, जीटीसीएस जनरलाइज टॉनिक। नहीं सर, डॉक्टर सरोज जीबीएस कह रहे थे ना उसकी बात। सिंड्रोम होता है, उसमें मसल की मूवमेंट ना, जैसे मसल वीकनेस होती है, उसमें हो जाती है। हाँ, वो होता है। और पैरेसिस बोल सकते हैं, नहीं प्लीजिया नहीं है, पैरेसिस बोल सकते हैं उसकी, और वो प्रोग्रेसिव होती है, लोअर लिम्ब से होते हुए धीरे धीरे बढ़ती है ऊपर। बस हमें तो सर इतना पहचान में आना चाहिए ये पेटिटमल एपिलेप्सी है कि इसमें क्या हुआ, और या वेदर इट इज जीटीसीएस है। और जीटीसीएस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है जनरलाइज सीजर, एक होता है फोकल सीजर। फोकल में एक पार्ट होता है और जनरलाइज में पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है। बस इतना ही काफी है याद करने के लिए, ज्यादा इसमें बहम में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमें बस पेशेंट को पहचान में आना चाहिए और फिर हमें दोषों का विचार करके तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। फोकल सीजर जो होते हैं वो उस पे डिपेंड करते हैं कि उनकी लोकेशन ब्रेन में कहाँ है, और वो ब्रेन का एरिया किस बॉडी ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। जी ज्यादा जो फोकल एरिया में क्या होता है, फोकल सीजर में ब्रेन का कम पार्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, और अगर जीटीसीएस है उसमें पूरी मूवमेंट रहती है पूरे बॉडी के ऑर्गन की, तो उसमें इसका मतलब हमारा ब्रेन का ज्यादा सारा पार्ट इन्वॉल्वमेंट है। और जनरली जो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ये और पांच भौतिक चिकित्सा के हिसाब से देखते हैं, जैसे आरती मैम का ही एक केस था, तो मुझे लिटरेचर में कहीं सामने आया था पांच भौतिक चिकित्सा में कि जब ये सीजर्स किसी छोटे बच्चे को आए तो ऐसे में क्या समझना चाहिए? ऐसे में समझना चाहिए कि उसकी क्षारधर्मिता मज्जा धातु तक पहुंच चुकी है। अब उसके रक्त से क्षारधर्मिता को कम करने के लिए हमने आम्लधर्मी कल्पों का इस्तेमाल करना है। जी, जग में पानी दे दो। इसमें भी ना सर, जैसे जनरलाइज सीजर होते हैं ना, जो उसमें भी पेशेंट को पता भी लग जाता है। ज्यादा जो टॉनिक क्लोनिक वाले होते हैं ना, उसमें पेशेंट ज्यादा वैसे ही पता लग जाता है। उसमें ओरा भी बड़ा, जैसे पेशेंट एकदम से क्राई कर दिया, एकदम से हाथ पैर ढीले छोड़ दिए पेशेंट ने, एक टाइम से गिर ही गया तुरंत एकदम, तो ये रहता है। और जो फोकल वाली बात मैं कर रहा था उसमें भी सिंपल रहता है। सिंपल में एक पार्ट ही इफेक्ट करता है, और जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें पूरी की पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये रहता है सर। और हाँ, जैसे फेजेज बोलते हैं सर, जैसे टॉनिक फेज बोलते हैं, इसमें क्या होता है टॉनिक फेज में, टॉनिक क्लोनिक इसलिए बोलते हैं, इसमें टॉनिक फेज रहता है, उसमें मसल जो है ना स्टिफ हो जाती है, और दूसरा पार्ट जो आता है उसमें मसल रिलैक्स हो जाती है। और क्लोनिक पीरियड में बस जैसे वो हिलता है ना, उसको क्लोनिक बोलते हैं। जैसे एक में मसल, टॉनिक फेज में मसल स्टिफ हुआ, क्लोनिक में जर्किंग मूवमेंट लगनी स्टार्ट होगी, और एटोनिक जो फेज रहता है उसमें मसल बॉडी के, हम पूछते हैं ना कौन से फेज में आपने देखा, तो अगर हमने देखा उसको मसल स्टिफ होता तो हमने देखा भाई हमने ये टॉनिक फेज में पेशेंट को देखा। क्लोनिक फेज में हमने देखा तो पेशेंट को भाई क्या कर रहा था, अभी क्लोनिक फेज में था पेशेंट, अगर हम डॉक्टरी भाषा की बात करें तो क्लोनिक फेज में था और पूरा मूवमेंट बॉडी का कर रहा था। और इसमें एटोनिक जो फेज रहता है उसमें बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। ये पार्ट्स रहते हैं। अगर हमें पूछे तो कई बार पेशेंट को के सामने बात करनी हो तो हमें ऐसे बात करनी चाहिए कोई डॉक्टर भाषा में, तो ताकि पेशेंट को भी पता लगे भाई डॉक्टर को कुछ थोड़ा सा ज्यादा पता है। सर कंटिन्यू करें आगे।
ठीक है, आगे किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब हम कफज अपस्मार पढ़ेंगे। कफज अपस्मार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि शुक्ल फेनांग वक्त्राक्ष शीत हृष्टांगजो गुरुहु पश्ये शुक्लानि रूपाणि श्लेष्मिको मुच्यते चिरात। इसका मतलब यह है कि श्लेष्मिक अपस्मार में सफेद फेन गिरता है, देह मुंह नेत्र सफेद हो जाते हैं, देह शीतल रहती है, रोमांच और देह में भारीपन होता है, श्वेत रूप दिखाई देता है, रोग का वेग बहुत देर तक रहता है। श्लेष्मिक अपस्मार जो है, ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। टीकाकार बोलते हैं कि श्लेष्मिक लक्षणम महाशुक्ल इत्यादि हृष्टांगजो हृष्ट रोमा चिरादित्यनेन वात पित्त योग चिरण वेग मोक्ष इति सूच्यति। श्लेष्मिक अपस्मार के लक्षण कहते हैं शुक्ल इत्यादि। दृष्टांग जहां मतलब अंगज शब्द से रोमों का ग्रहण होता है और रोगी को रोमांच बहुत ज्यादा होता है, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं बार बार। चिरात यहाँ पे कफजा अपस्मार में चीरकाल के पश्चात उद्बोध होता है, इससे ही चिरात शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वातज पित्तज अपस्मार में शीघ्र ही रोगी प्रबुद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत देर के बाद होता है, उसको बहुत देर तक झटके आते रहते हैं। कफजन्य अपस्मार के रोगी के मुख से सफेद झाग उठते हैं, सारा शरीर मुखमंडल और नेत्र सब सफेद वर्ण के हो जाते हैं, शरीर छूने में शीतल होता है और रोमांच होता रहता है, गौरव होता है। अपस्मार का वेग आते समय रोगी को प्रत्येक वस्तु सफेद ही सफेद दिखाई देती है और चिरकाल तक अपस्मार का वेग दौरा आते रहता है, कंटिन्यू बहुत देर तक, कभी कभी आधा घंटा तक वेग आ रहा है। अर्थात कफजा अपस्मार में बहुत देर तक रोगी को होश आता है और स्मृति अपगम, स्मृति नाश हो जाता है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, ऐसी कंडीशन रहती है। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं फेसबुक पे, तो इसको आप शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि और भी लोगों को पता चले। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने लोगों को ऐड करवाइए, ताकि आयुर्वेद सब जगह फैले। अब आप लोग बताइए, कफज अपस्मार के पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने? कुछ बताएंगे? सरोज मिश्रा जी, आपने देखे हैं ऐसे? कंचन मैम? सर नमस्ते। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, मैं देखा हूँ कुछ केसेस, ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस जो टिपिकली एपिलेप्टिक फिट्स लेके आते हैं, तो यही है, होता है सिम्टम्स। टोनिक क्लोनिक स्पाज्म होता है, वो जो फ्रॉदी सिक्रेशंस होता है मुंह से, और ये यूरिन स्टूल का इनकॉन्टिनेंस भी कभी कभार होता है, टंग वाइट होता है और देर तक अनकॉन्शियस रहता है। या फिर जो स्टार्टस एपिलेप्टिकस में भी ऐसा लंबा पीरियड तक फिट्स भी होता है और अनकॉन्शियसनेस भी रहता है, ऐसा मिलता है जी। आरती शर्मा मैम, थैंक यू सर। आरती शर्मा मैम, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? तो प्रभात पंडा जी, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया ऐसे पेशेंट में जैसे आए? तो मैं तो उस टाइम मॉडर्न प्रैक्टिस ही करता था सर, तो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू नहीं कभी नहीं दिया था और रेफर कर देता था ज्यादा, तो लंबा पीरियड तक अनकॉन्शियस रहना। अच्छा सर मेरे पास जो पेशेंट सीजर वाले, जो मेरे खुद के बच्चे को हुआ था, मेरे हिसाब से वो शायद कफज था, पर कुछ समझ नहीं आया क्योंकि डॉक्टर बार बार ये बोल रहे थे कि ये सीजर नहीं है, शिवरिंग है, सिर्फ फिब्राइल सीजर है। तो मेरे खुद में ही समझ नहीं आया कि हुआ क्या ऑल ऑफ सडन। अच्छा, क्या सिम्टम्स क्या थे? सर उसको क्या हुआ था कि जैसे मतलब मैं ऑलमोस्ट 9 बजे गई, घर से गई, तो उस समय वो ठीक था। तो उसको, जो मेरे मदर इन लॉ, उन्होंने बताया कि उसको एकदम से बहुत तेज बुखार हो गया, और बुखार के बाद उसका जैसे पूरी बॉडी हिलने लगा, और जैसे आधा चम्मच जितना जिससे स्लाइवा उसका लेफ्ट साइड से हल्का सा बाहर निकला, और उसको साथ ही वो तुरंत ही कैब में वो हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में जब गए, जिस दिन डिस्चार्ज होना था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसको हुआ क्या था। तो उसने मेरे को सिंपली ये बताया कि फिब्राइल सीजर था। जब ये यहाँ पे आया था तो ये अनकॉन्शियस था, तो पूरे रास्ते उसको बुलाते रहे बट वो बोला नहीं। तो यहाँ से हॉस्पिटल हमारे तकरीबन 7-8 मिनट्स का रास्ता है। तो वो ये बोल रहा था कि ये अनकॉन्शियस था जब बच्चा आया आपका। बाकी उसमें
जब भी उसका फीवर राइज होता था तो वो ऐसे उसकी बॉडी शेक करने लगी थी, ऊपर से नीचे तक उसकी पूरा बॉडी में शेक हो रहा था, बट बहुत स्लाइट शेक हो रहा था। मतलब ऐसे कंटिन्यूस वो उछल नहीं रहा था शेक से, हल्का हल्का शेक हो रहा था। और वो मतलब बात सुन रहा था मेरी, जो भी अगर मैं उसको कमांड बोल रही हूँ या उसको बुला रही हूँ तो वो फॉलो कर रहा था। तो मतलब जितनी बार भी मैंने डॉक्टर से पूछा, जितनी बार भी वो राउंड लेने आया, उसने हर बार यही बोला कि ये सीजर नहीं है, ये शिवरिंग हो रही है, इसको ठंड लग रही है। तो उन्होंने एसी बंद करा दिया। एसी बंद कराने से वो थोड़ा रुका भी। अब मेरे खुद में ही समझ नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली वो क्या था। हाँ तो मैम वो सीजर ही, पर वो कफज नहीं मानते हम। कफज क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो कफज वाले रहते हैं ना, हाँ, वो एक सिम्टम और था, उसके हाथ पैर सर, लॉन्ग उसके बच्चे के बेटे के हाथ पैर पूरे अकड़े नहीं थे। जैसे मतलब ऐसा नहीं था कि वो स्टिफ नहीं था, ना हाथ स्टिफ थे ना पैर स्टिफ थे। उन्होंने रिफ्लेक्सेस चेक किए, सारे रिफ्लेक्सेस उसके नॉर्मल थे। और मतलब घर में मैंने भी उसको देखा, जैसे वो अकड़ा अकड़ा नहीं रहा था। जैसे मैं उसकी लेग ऊपर कर रही थी देखने के लिए कि वो मतलब रेजिस्ट कर पा, उसने मेरी अपनी लेग मेरे बाजू हाथ से खींच ली उसने, मतलब अपने आप उसने खींच ली। वो मतलब इस तरह कॉन्शियस था पूरा। वो पेटिटमल में ही हम उसको काउंट करेंगे। और हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें मैम, वो कफज तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कफज वाला जो रहता है ना पेशेंट, वो लंबे टाइम तक दौरा चलता है उसका, कफज वाले का। और जो वातज और पीतज रहते हैं मैम, उसमें कम टाइम तक रहता है। ये बेसिकली मतलब मैंने नहीं, देखा बट तो। जब उसको लेके गए थे तब तो सिर्फ दो, हार्डली शायद 2 मिनट का भी, 2 मिनट भी पूरा नहीं होगा, शायद 1 मिनट का ही था। बट हाँ जब हॉस्पिटल में रात को उसको ऐसा शेकिंग लगातार होता रहा 15-20 मिनट, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया जो वहां तो पे वो भी जो इमरजेंसी में था। उन्होंने सिंपली ये बोला कि ये अभी इसको कोई सीजर ये नहीं है, ये सिर्फ वो कर रहा है, शेकिंग हो रहा है इसको, तो ये सीजर नहीं, नहीं है। फिर आपके मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस वातज में फॉलो आएगा कर रहा था मैम। ना बच्चा, तो ये सीजर नहीं होगा। क्योंकि मतलब आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें तो जो पर मैम स्मृति उसके जो भ्रंश जब होना वो चाहिए कर वो रहा था नहीं है ऐसे, ना। वो इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो कर रहा था, बट उस मैंने देखा उसका जो लिप्स है ना, वो अजीब सा मूवमेंट ऐसे कर रहा है मतलब। लिप्स स्मैकिंग कर रहा था, और जो मसल्स की मूवमेंट थी मैंने देखा था। तो मैं वो सीजर पेटिटमल में मानेंगे उसमें, और वातिक में मान सकता हूँ उसको, क्योंकि वातिक जो रिकरेंट आता है और थोड़े टाइम का रहता है, और इतना हैवी भी नहीं होता बच्चों में। मतलब क्योंकि अगर मैंने हम डॉक्टर से पूछा कि ये ऐसे 25-30 मिनट ऐसे करता रहा, मतलब इसका ये मेरे साथ ऐसे बार बार बीच बीच में मम्मा मम्मा भी कर रहा था वो, तो डॉक्टर बोला कि अगर आधे घंटे रहेगा फिर तो ये तो पेशेंट आपका गया, इसके तो लॉस ही हो जाएगा, मस्कुलर लॉस हो जाएगा, फंक्शनल लॉस हो जाएगा, ये तो आप थोड़ा वहम कर रहे हो, मदर हो, ये सिर्फ शिवरिंग है, इसको कोई सीजर वीजर नहीं है। तो मैम फिर डायग्नोसिस में उन्होंने क्या लिखा? डायग्नोसिस में तो हिस्ट्री में यही लिखा कि जब आया था तब उसको फिब्राइल सीजर था। और ट्रीटमेंट में भी उन्होंने मेरे को यही बताया कि जब भी इसको बुखार हो, इसको 3 दिन आप बिना सोचे समझे इसको एंटी कन्वल्सेंट दे दो। खैर, जब तक वो वहां पे रहा मैंने दिया, उसके बाद भी उन्होंने फॉलोअप में 3 दिन को मेरे को फ्रीजियम लेने को बोला था कि देना है, बट मैंने दिया नहीं क्योंकि मेरे को पता इस चीज का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो मैंने महाकल्याण के लिए बस उसको, हाँ सर, मैंने वो शुरू कर दिया था और उसके ब्राह्मी, साथ ही हाँ, में जब से ब्राह्मी आपसे बात कृति या हुई। ब्राह्मी हाँ, भी स्टार्ट करो। और सर उसको क्या दे सकती हूँ मैं शमन चिकित्सा में? यही है मैम, जो रोज का फीवर का, बस वो गए, फीवर नहीं पेशेंट बच्चे को होना चाहिए, इसको इम्यूनिटी बढ़ाओ बस आप। बच्चे को स्वर्ण प्राशन करो उसका, बाकी और कुछ नहीं करना। मैंने सर उसका वो शुरू किया है, कल्याणक घृत शुरू किया है उसका, यही 1 करा ml। मैम, ब्राह्मी भी स्टार्ट करो उसको। और कौन सा कल्याण किस कंपनी का बेस्ट है? मैम ग्रीत तो यही बनाते हैं, नागार्जुन वगैरह वाले ज्यादा बनाते हैं, कोटिकल और नागार्जुन वाले, हमारी जो पतंजलि, तरफ है। पतंजलि का यहाँ इजीली अवेलेबल है, बाकी का तो फिर मैम खुद ही मैं तो सलाह कर दूंगा मैम से, क्योंकि हम तो डॉक्टर, अगर हम अपने बच्चों के लिए भी खुद ना बनाएंगे तो फिर हम करेंगे क्या? ठीक है ना, खुद ही बनाए सर मैम। मैंने वो भी बनाया है, कूष्मांड घृत बनाया है मैंने। वो जो कूष्मांड की फोटो डाली थी, कूष्मांड और यष्टि मधु सिद्ध करके उसका घृत भी बनाया है, और उसका वो पेस्ट पेस्ट टाइप भी उसका बना के रखा है, जैम टाइप भी।
कूष्मांड और यष्टि मधु, मैंने उसमें अपस्मार में ही पढ़ा था, मतलब उसका रेफरेंस की, मतलब ये सर्व प्रकार के अपस्मार रोगों को नष्ट करता है, और बचा चूर्ण भी जो होता है वो सर्व प्रकार के उसको नष्ट करता है। नशे भी मैम आप उसको दे सकते हो बच्चा वाला, और महाकल्याणक घृत भी उसको दे सकते हो, ब्राह्मी घृत भी आप उसको दे सकते हो। और अगर आप ना ये एंटी कन्वर्सल देंगे तो उसके ब्रेन पे बहुत ज्यादा मंद बुद्धि हो जाते हैं बच्चे। नहीं सर, वो दिया नहीं, वो हॉस्पिटल में तो अब ये था कि वो कुछ अलाउ नहीं करते हैं, आने अंदर भी नहीं आने देते हैं, तो वहां पे मजबूरी थी, बट यहाँ पे नहीं, बंद कर दिया। और मेरे पास कितने सारे पेशेंट है जिनके बार बार ये फिट्स वाले, सीजर वाले इतने पेशेंट आते हैं, 4-4 5-5 टाइप की दवाई चली होती है। मैं पहले तो बंद करता नहीं हूँ एलोपैथी, साथ में मेजर ड्रग्स चलाता हूँ, जैसे ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, तगर है, जटामांसी है, इसका या मांसी आदि का बात है ऐसा, और दोष के अनुसार चिकित्सा करता हूँ। तो वो धीरे धीरे करके सब एलोपैथिक बंद कर देता हूँ। अभी मेरे पास 4-5 पेशेंट तो अभी भी चले हुए हैं, और एक पेशेंट तो ऐसा है जो पीजीआई से कंटिन्यूस 12 ईयर से मेडिसिन खा रहा था। जी सर, जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि वो अस्पताल में डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये सीजर नहीं है, तो एक्चुअली क्या होता है कि टोनिक क्लोनिक सीजर समझ में आ जाते हैं। ये एक फीवर विद रिगर वाली स्थिति भी बन सकती है कि ठंड के साथ बुखार आ रहा हो, तो उसमें शिवरिंग होती है, तो उस चीज को डॉक्टर साहब सर उसको जैसे हम शिवरिंग करते हैं, हमारे लिप्स भी मूवमेंट करते हैं ना, हम आवाज करते हैं, उसको ऐसा शिवरिंग नहीं हो रहा था। लो कंडे भी तो हो जाते हैं ना बॉडी पे, जो लो कंडे समझते हो ना, जैसे रोंगटे भी तो खड़े गूज़बम्प्स से बोल देते, रोंगटे खड़े हो गए, और कपड़ा गिरेगा पेशेंट, और वो भी तो होगा ना, क्यूटी सेंसर आएना या गूज, वो ठंड वाला तो अलग ही पता लग जाता है पेशेंट का, भाई ठंड से हो रहा है, क्योंकि पेशेंट अपने आप को सिकोड़ेगा और कपड़ा तो सर आप ये बोल रहे थे शार धर्मिता उसकी मज्जा में चले गई, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए क्या करना? हाँ, इसमें क्या रहता है कि जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि पेशेंट को हम निकालेंगे उसकी प्रकृति के अनुसार कि ये क्षारधर्मी है या आम्लधर्मी है। अगर वो क्षारधर्मी होगा तो इसके ब्लड में ऑलरेडी कहीं क्षारधर्मिता है। नंबर 2, उसको अगर जो प्रकृति के अनुसार वो उभयधर्मी या आम्लधर्मी निकले, तब उसकी हेतुओं को दूसरी तरफ से मोल्ड करके देखेंगे कि उसका रहने वाला कहाँ का है, कहाँ रह रहा है। जैसे कोस्टल एरियाज में रह रहा है तो वो जनरली कोस्टल एरियाज या अनुपदेश के लोग जो होंगे वो आपके आम्लधर्मी होंगे, और जो गर्म इलाकों में रह रहे हैं जैसे कीनिया, वेस्ट इंडीज वगैरह, युगांडा वगैरह, तो यहाँ के लोग जो होंगे वो ऑलरेडी अपने आप ही क्षारधर्मी होंगे। फिर किन चीजों के संपर्क में ज्यादा रहता है, ज्यादा हॉट एटमॉस्फेयर में क्षारधर्मिता होती है और कोल्ड एटमॉस्फेयर में आम्लधर्मिता होती है। पूर्व व्याधि वृत्तांत निकालेंगे कि भाई उसको मीजिल्स, चिकन पॉक्स वगैरह कभी रहा तो नहीं है ऐसा, मीजिल्स एंड चिकन पॉक्स या जॉन्डिस वगैरह तो नहीं हुआ, तो इनसे ये सब कुछ नहीं था सर, उसको शार धर्मी मज्जा, मतलब अभी वो मार्च में हुआ, तो वो ये हो गया, मार्च में हुआ था वो, मार्च में पैदा हुआ। जी जी, तो हो गया ना, क्या हो गया, अम्लधर्मी हो गया, है ना। ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अम्लधर्मी हो गया। तो यहाँ ये हेतु नहीं मिलता है, लेकिन फीवर की वजह से भी रक्त में क्षारधर्मिता आ जाती है, ज्वर की वजह से भी। और ये जो क्षारधर्मिता होती है जब मज्जा धातु तक पहुंचती है तब वो फेब्राइल कन्वर्जेंस का रूप लेती है। ऐसी परिस्थितियों में जहां पे मज्जा धातु तक क्षारधर्मिता गई हो, मतलब कि पित्त की उष्णता तीक्ष्णता पहुंची हो, यहाँ अम्लता द्रवता की बात नहीं है, उष्णता तीक्ष्णता पहुंची हो, तो इस पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम करने के लिए हम त्रिदोष चिकित्सा में शतावरी और पांचभौतिक चिकित्सा में स्वर्णगैरिक का उपयोग कर सकते हैं। तो शतावरी आपकी एक तरीके से मेध्य औषधियों में भी माना जाता है, तो यहाँ पे आप शतावरी इसको इस्तेमाल करा सकती हैं बहुतायत में, और शतावरी घृत भी दे सकती हैं।
ब्राह्मी घृत दे सकती हैं, शतावरी घृत दे सकती हैं, और कूष्मांड घृत तो आपने बना ही रखा है ना। तो घृत जो होता सर है एक घृत, ना अपस्मार में एक योग है, उसमें लिखा है शतावरी के कंद का जो रस है वो सर्व जी, प्रकार के अपस्मार को नष्ट करता है। 4 योग है, एक शतावरी का है, एक ब्राह्मी का है और थर्ड कूष्मांड और यष्टिमधु का है। जी जी। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आता है ना, अगर जो शतावरी का बना हुआ घृत हो तो वो किस तरीके से काम करेगा कि एक तो अम्ल धर्मिता को भी कम करेगा। एसिडिटी में जनरली शतावरी उन जगहों पे देते हैं जहाँ पे पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी हो, जैसे कि हम स्वर्णगैरिक का विधान करते हैं वहां पे पांचभौतिक चिकित्सा में। उसी तरीके से शतावरी का विधान यहाँ पे हम करते हैं जब पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी हो, और आमलकी का विधान वहां करते हैं जहाँ पे पित्त की अम्लता द्रवता बढ़ी हो। कैसे काम करेगा आमलकी? आमलकी जो होता है वो जलीय अंश का अवशोषण कर लेता है, और दूसरी चीज उसका शीत वीर्य होने की वजह से वो पित्त का शमन भी करता है ना। सारे के सारे पित्त के पास में उष्णता है ना। कहाँ से आई? केवल पाचक पित्त के पास गैस चूल्हा है ना, लेकिन सभी पित्त के पास उष्णता आ रही है। कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? वो पाचक पित्त की है। पाचक पित्त के पास द्रवता सबसे कम है, और बाकी सब पित्त जो है सामान्य रूप से द्रवता रहती है उसमें। सामान्य रूप से बाकी पित्तों की जब द्रवता रहती है तो बाकी पित्तों में ऑलरेडी उष्णता तीक्ष्णता कम रहती है। सबसे ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण तो जो पाचक पित्त बैठा है वही है। तिलपिष्ट निभम ठोस होता है। तो ये जो हम घृत का इंडिकेशन करते हैं, तो घृत से पित्त की द्रवता भी बढ़ जाती है और उष्णता तीक्ष्णता अपने आप कम हो जाती है। दूसरी चीज, हमने शतावरी घृत दे दिया तो शतावरी ने तो आपका क्या कहते हैं 4 चांद लगा दिए। एक तो द्रवता भी कम कर रहा है। जैसे ये कूष्मांड सर 7 बज गए, नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया सर। जी 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 जी, नेक्स्ट सेशन में आता है।